जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्री रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक जीव विज्ञान मानव कार्यकी। मानव कार्यकी में क्या क्या हमको पढ़ना है, सबसे पहले हमको हेडिंग याद होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th क्लास 9th या होल लाइफ संपूर्ण जिंदगी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ये जानना है कि मानव कार्यकी होता क्या है। मानव कार्यकी में पहला हेडिंग हमको पढ़ना है मानव का पाचन तंत्र। कौन सा? मानव का पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मानव कार्यकी की हम बात कर रहे हैं, तो मानव कार्यकी में कितने हेडिंगों का अध्ययन करेंगे तो पहले सुन लीजिए। पहला होता है पाचन तंत्र। पहला क्या है? पाचन तंत्र। दूसरा है श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। पहला पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उसके बाद से प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र के बाद अंतःस्रावित तंत्र, ठीक है ना। उसके बाद से पढ़ा जाएगा तंत्रिका तंत्र, उसके बाद से फिर से पढ़ेंगे संवेदांग, उसके बाद से पढ़ा जाएगा कंकाल तंत्र। सबसे लास्ट में अपने शरीर के ढांचाओं का निर्माण पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के ढांचाओं का निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन इसमें पहला हेडिंग हमको पढ़ना है पाचन तंत्र। कौन सा? पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। चलिए, एक बच्ची का क्वेश्चन है कि सर तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तो समझ में आ रहा है कि पेट में जो पचा दे वो तो पाचन हो गया, लेकिन पाचन तंत्र का बात कर रहा है, तंत्र किसे कहते हैं? तो तंत्र का आसान भाषा समझ लीजिए, एक होता है तंत्र, एक होता है मंत्र। तंत्र का काम होता है किसी भी काम को आसानी से कर देना, किसी यंत्र के माध्यम से या किसी सिस्टम के माध्यम से। सिस्टम मतलब होता है तंत्र। सिस्टम मतलब क्या होता है? तंत्र। किसी भी कार्य को अगर हमको करना है वह ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो किसी ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो उसको आसानी से क्या कर दे, उसी को क्या कहेंगे? तंत्र कहेंगे। तो इसमें पाचन तंत्र, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। आप लोग हमेशा कभी ना कभी सुने होंगे बुजुर्गों के माध्यम से, चाहे आप छोटे होंगे तो ये सोचते होंगे कि हमारे पेटों में मशीन है, खाना जाता है तो पेट देता है। सही ना? आप लोग यही सुने होंगे कि हमारे पेट में क्या है? मशीन है, और मशीन जब चालू हो जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो मशीन चालू हो जाती है। जिस तरह से जनरेटर चलता है धक 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 करके, उसी तरह से मशीन भी, जिस तरह गन्ना पेरता है उसी तरह से हमारी भोजन भी जाती होंगी, उसको भी क्या करता हुआ आसानी से चला के पेड़ देता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पेट में किसी भी प्रकार का कोई मशीन नहीं है। आप पढ़ेंगे कक्षा 10 में कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। क्या पढ़ेंगे? कैटाबोलिक और एनाबोलिक। जो कैटाबोलिक होता है वह एनाबोलिक और कैटाबोलिक जो परस्पर ऊर्जाओं में परिवर्तन करने का काम करता है। तो एक देखिए, अगर पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के हिसाब से भी हम इनको दो श्रेणियों में बांटेंगे। कितने श्रेणी में? दो श्रेणी में। अब दो श्रेणी में किसको किसको बांटा जाएगा? एक होगा शाकाहारी, एक होगा मांसाहारी। लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी को छोड़कर एक और अन्य भागों में बांटेंगे जिसे सर्वाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वाहारी। एक देखिएगा, अगर इसको परस्पर बांटें हम, भोजन के आधार पर मनुष्यों को या जंतुओं को बांटें तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उसके बाद से मलहारी। कौन हारी? मलहारी। जो जिंदगी में पहली बार नाम सुनते हैं मलहारी। मल मतलब होता है, कह सकते हैं मल मतलब होता है गंदा, यानी कि जो ऐसे जानवर जो अपने गंदे को ही खुद खा लेते हो उसी को मलहारी कहते हैं। उसके बाद से नरभक्षी। कौन सा भक्षी? नरभक्षी। जो क्या हो? नर को परस्पर खाने का काम करे, अपने ही जाति के लोगों को, अपने ही प्रजाति को जो दूसरा व्यक्ति अगर खा लेता है उसी को क्या कहते हैं? नरभक्षी कहते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। तो पहले सोच रहे हैं कि हेडिंग बाय हेडिंग लिखवा दें कि रहने दें? पाचन तंत्र, उसके बाद से श्वसन तंत्र, उसके बाद से तंत्रिका तंत्र, ऐसे पढ़ाएंगे सही रहेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो पहले हमको क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। लेकिन मानव कार्यकी, मानव कार्यकी में पहला हेडिंग क्या होगा? यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, मानव कार्यकी। मानव कार्यकी, ठीक है ना? मानव कार्यकी में पहला हेडिंग किसका बताया है? पाचन तंत्र का। दूसरा पहला क्या है? पाचन तंत्र। दूसरा है श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र। समझ रहे हैं? तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा, देखिएगा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? परिसंचरण तंत्र। तो उसके बाद से परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना? उसके बाद से चौथा आ जाएगा, पहला क्या है? पहला तंत्र लिख दिए क्या? चलिए तंत्र कर दीजिए इसको, तंत्र, ठीक है ना? परिसंचरण तंत्र के बाद से आ जाएगा प्रजनन तंत्र। कौन सा तंत्र? प्रजनन तंत्र। उसके बाद से उत्सर्जन तंत्र। प्रजनन तंत्र चौथा हो जाएगा, प्रजनन तंत्र। उसके बाद से पांचवा हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन
उत्सर्जन तंत्र, समझ रहे हैं। उसके बाद से छठवां हो जाएगा अंतःस्रावित तंत्र। कौन सा? अंतःस्रावित तंत्र, अंतःस्रावित तंत्र, समझ रहे हैं। सातवां हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आठवां अगर परस्पर किसका बात कर रहे थे? तंत्रिका तंत्र के बाद से आ जाएगा संवेदांग। क्या होगा? संवेदांग, समझ रहे हैं। संवेदांग के बाद से नौवां आ जाएगा जो कि लास्ट है कंकाल तंत्र। कौन सा तंत्र? कंकाल तंत्र। किसकी बात किए हैं? कंकाल तंत्र। तो चलिए, इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा मानव कार्यकी क्या होता है। तो मानव कार्यकी का मतलब हो जाएगा कि मानव जिसके माध्यम से अपने संचार पर संपूर्ण शरीर का कार्यवाहन करता है, कार्यों को करता है, उसी को क्या कहेंगे? मानव कार्यकी कहेंगे। मानव कार्यकी में मनुष्य को कितने भागों में इसको पूरे शरीर को बांटा गया है? तो पूरा 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का इसका मतलब ये हुआ हई वाला, समझ रहे हैं ना। इसमें सब क्या है? पाचन है, समझ रहे हैं। ये सब क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र। उसके बाद से है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब क्या होता है? अच्छा, श्वसन तंत्र। श्वसन मतलब हो जाएगा, देखिएगा ये वाला हिस्सा है जो सीना है ना, तो इसको कहते हैं, यहाँ से जब नीचे ऊपर पढ़ेंगे तो हई वाला हिस्सा यहाँ से और यहाँ तक डायफ्राम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? डायफ्राम। और डायफ्राम की जस्ट नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, जस्ट नीचे आ जाएंगे कमर तक, तो ये वाला हिस्सा हमारा होता है पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। ये वाला हिस्सा डायफ्राम, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा, डायफ्राम। और इससे के नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा? कमर तक क्या आ जाएगा? पाचन तंत्र, समझ रहे हैं। अब श्वसन तंत्र में ही डायफ्राम आता है। क्या आता है? डायफ्राम। यानी कि जो श्वसन का कार्य करते हैं वह डायफ्राम से, यानी कि फेफड़े से लेकर बस नाक तक होता है। कहाँ तक होता है? नाक तक, समझ रहे हैं। उस तरह से क्या आ जाएगा? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब होता है, हम कह सकते हैं, कोई बताएगा परिसंचरण मतलब क्या होता है? परि मीने बाहर, संचरण में क्या होता है? संचरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। यानी कि हम कह सकते हैं एक होता है उत्सर्जन तंत्र, जिसमें ही परिसंचरण, गर्मी होती है ना आप लोग को, वह किसके अंतर्गत आता है? तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या आ जाएगा? प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में आ जाएगा जो कमर से नीचे होता है, उसे कि नीचे वाला हिस्सा में प्रजनन करने की, किसी भी जीवधारियों को प्रजनन करने का एक अंग होता है, उसी अंग को जो कार्य करता है उसी तंत्र को क्या कहेंगे? प्रजनन तंत्र कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। जैसे क्या है ना, जब परिसंचरण तंत्र के बाद से क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में से अवशिष्टों को परस्पर क्या करे? बाहर निकाल दे, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र कहेंगे, समझ रहे हैं। जैसे गर्मी बाहर निकलता है, देखिए परिसंचरण तंत्र में तो खून को इधर उधर लेके जाना परिसंचरण तंत्र में आ जाएगा, लेकिन उत्सर्जन तंत्र में पसीना बाहर निकलती है, मूत्र बाहर निकलता है, मल बाहर निकलता है, तो किसके तहत निकलता है? पर उत्सर्जन तंत्र के तहत, ठीक है ना। उसी तरह से आ जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, यानी कि अंतःस्रावित जो अंदर है, ये वाला हम बताएं हिस्सा, ये वाला पाचन तंत्र में इस पर अमाशय पाया जाता है। अमाशय में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती हैं, पित्ताशय पाई जाती हैं। अब ये किधर पाई जाएंगे, किधर नहीं पाई जाएंगे, उसका वर्णन तो अभी हम करेंगे परिसंचरण इसमें, प्रजनन तंत्र में। लेकिन वह अंतःस्रावित होती हैं, वह लगातार क्या होती है? स्रावित होती रहती हैं, जो भोजन को परस्पर पचाने का कार्य करती हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर किसी का पित्त की थैली में पथरी हो जाता है, तो पित्त की थैली को परस्पर काट के निकाल दिया जाता है, तो ये नहीं है कि वो व्यक्ति मर जाएगा, पित्त की थैली बिना मरेगा नहीं, लेकिन भोजन का जो पाचन होगा सही से नहीं होगा, समझ रहे हैं। जो भोजन का पाचन होगा सही से नहीं होगा। मैं गया था, आज देखा हूँ हॉस्पिटल में, पित्त की थैली उसकी ख़राब हो चुकी थी। पूरा पित्त का जो काट के परस्पर पित्त की थैली को निकाला गया था, मैं जाके देखा हूँ, इतनी बड़ी थैलियाँ में, पित्त की थैली में पथरी था, इतना बड़ा, जैसे लग रहा था कोई उठा के पत्थर को डाला है। और उसकी पित्त की थैली की जो परतें होती हैं, बहुत मोटी परत होती हैं बाबू, लगभग इतनी मोटी होती हैं उसकी परतें। लेकिन वह जाके हम देखें तो परस्पर इतनी बारीकी हो गई थी, वो आज फूट जाए कि कब फूट जाए, इतना हो गया था उस व्यक्ति के अंदर,
समझ रहे हो। अगर हमको लग रहा है कि 10 दिन ऑपरेशन अगर उस व्यक्ति का नहीं हुआ होता तो वो मर गया होता, क्योंकि पित्त की थैली पड़ेगी तो पित्त की थैली में बहुत प्रबल जहर होता है। नहीं, मेरी मम्मी का तो नहीं चला, मेरी मम्मी का भी इतना ही मोटा था, उनके अंदर अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन हो चुका था। समझ रहे हो। छोटे छोटे मिलकर वो देखो, चला बाहर से पथरी नहीं आता है, बाहर से वो नहीं होता है, वह हमारी कोशिकाएं जो होती है ना कुछ मात्रा में सॉलिड हो जाती हैं। वही कोशिका कुछ जब सॉलिड हो जाएंगी, दांत है, हड्डी है, क्या इसको बाहर से लगाया गया? बाहर से लगाया गया। क्या शुरू में इसका निर्माण हुआ रहता है जब हम लोग पैदा लेते हैं? नहीं ना, नहीं हुआ रहता है। लेकिन यह कैसे बनता है? मान लो एक स्पर्म में से एक अंडाशय और शुक्राणु से मिलने से पूरे इथी का मानव बॉडी का निर्माण होता है। क्या उसमें हम लोग अलग से हड्डी डालते हैं? नहीं डालते, लेकिन फिर भी हड्डी आ जाती है, दांतें आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? तो यह कोशिकाएं होती हैं जो सॉलिड कोशिका हो जाती हैं, कठोर कोशिका हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना। हड्डी उड्डियों का निर्माण किस होता है? कठोर कोशिकाओं से हो जाता है। तो जो कठोर कोशिका हो जाएंगी, जब इसका निर्माण हो जाएगा तो वही कैल्शियम होता है। हड्डी क्या होती है? कैल्शियम होती है। पत्थर क्या होता है? कैल्शियम होता है। पत्थर भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। वही कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने के कारण ज़्यादा कठोर हो जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? पत्थरी कहते हैं। समझ में आया? अगर मनुष्य के शरीर में से मतलब पित्त की थैली निकाल दिया जाए तो वो जिंदा रहेगा? बिल्कुल, मेरी मम्मी का निकल गया। मेरी मम्मी का पित्त का थैली निकल गया, ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, क्योंकि उसमें पथरियाँ हो गई थी। जिएंगे, उनकी पाचन क्रिया सही से नहीं होगी। अगर ज़्यादा मात्रा में हम ठूस लेना तो हम नहीं सही से जी पाएंगे। हमको खाना खाना होगा थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो। ज़्यादा ठूसोगे, दिन भर में कई बार खाओ, दिन भर में कई बार खाओ, लेकिन पाचन के लिए तुम्हारा बहुत दिक्कत होगा। कम खाओ लेकिन दिन भर में कई बार खाओ, वो पाचन सही से कर लेगा। अब एक ही बार अभी समझा रहे पाचन तंत्र में कैसे जाता है भोजन, कहाँ जाएंगे, कैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें आके मिलेगा, तो कैसे क्या होगा। ठीक है ना बाबू, पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद से तंत्रिका तंत्र मतलब होता है, तंत्रिका कौन तंत्र जो हमारे ब्रेन को परस्पर सूचना प्रदान करता है। यहाँ पे चिमटे दर्द हुआ कि नहीं हुआ? अरे हम लोग के लिए ओ माई गॉड नहीं, मतलब हम लोग के लिए ओ माई गॉड, और जो नहीं मतलब पढ़े लिखे रहते हैं दर्द होता रही कहते हैं लोग ना, तो वही होता है कि किसके कारण होता है? चलो, तंत्रिका तंत्र के कारण। इसको न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल्स। यह हमारे शरीर में ऐसे गुच्छाओं के रूप में क्या होता है? फैला होता है। समझ रहे हैं? ऐसे गुच्छाओं के रूप में क्या होता है? फैला होता है चारों तरफ, एक जाल बना के। समझ लीजिए कि मछली मारने वाला जाल देखे ना, उसी तरह से ये होता है। ठीक है ना। उसके बाद से हो जाएगा समेदांग। क्या हो जाएगा? समेदांग। समेदांग का मतलब होता है कभी कभी आप दांतवा खाते हैं, कुछ खट्टा, चाहे कुछ खट्टा खा लें, तुरंत पानी पी लें, अरे दांतवा अंगर गई कहते हो। उसी तरह से कुछ मतलब गर्म चीज़ खा के ठंडा तुरंत पानी पी लो तो क्या होता है? अंगर जाता है, जैसे लगता है कि अंगर रहा है। तो संवेदित होता है ना छलवा, उसी को क्या कहते हैं? समेदांग कहते हैं। उस तरह से आ जाएगा कंकाल तंत्र। क्या आ जाएगा? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अगर मोकैम्बो कोई फिल्म देखा मिस्टर इंडिया, देखे हो तुम लोग? उसमें क्या करता है छलवा? कहता है मोकैम्बो, जाके उसी में खोलता हुआ तेजबा में कूद जाते हैं सब, तो वो निकलते हैं सब, तो खाली उन सबका हड्डियाँ निकलता है, पूरा मांस गायब हो जाता है। वही जो होता है ना चलो, उसी को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। समझ रहे हो ना। है मोकैम्बो मतलब सोच ले, इतना वफादार होते हैं सब कि खाली है मोकैम्बो करके कूद जाते हैं सब। तो तुम लोग ऐसे गलती मत करना, है मोकैम्बो मत करते ना, ठीक है ना। चलो, नहीं तो तुम लोग का भी क्या हो जाएगा? ओम हो। तो पाचन तंत्र हमको पढ़ना है छलवा ना। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र पढ़ने के लिए कुछ पाचन कर लिया जाए। रुको, जैसे कि अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र ना, तो पाचन तंत्र जीव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जीव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है स्वपोषी, जिसको ऑटोनोमस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑटो, ध्यान से सुनिएगा, उसको कहते हैं ऑटोट्रोफ। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ। एक होता है स्वपोषी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ। एक होता है परपोषी। क्या होता है? परपोषी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफ। क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफ। तो पहला होता देखिएगा, अगर हम पाचन तंत्र के आधार पर, किसके आधार पर? पाचन तंत्र के आधार पर बात करें तो पाचन तंत्र के आधार पर मनुष्य जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं। पाचन तंत्र के आधार पर, किसके आधार पर? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर मनुष्य को या किसी भी जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है? किसी भी जीवधारी को, किसी भी जीव को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना बाबू? कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है।
बांटा गया, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। पाचन तंत्र को इंग्लिश में लिखिएगा। पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। रुक जाओ, पहले इसको समझ लो, उसके बाद से लिखवा लेना, ठीक है ना। चला, तो देखिए, तो पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। पाचन तंत्र के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू, एक को कहा जाता है परपोषी, एक को कहा जाता है स्वपोषी। एक होता है परपोषी, एक होता है स्वपोषी। तो पहला हम बांट रहे हैं स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, या तो बड़ा वाला भी आता है स्वपोषी। तो स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटो AUTO, ऑटोट्रॉफ TROPH, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। एक को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ। क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ, जिसको एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वतः बना सके, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना सके, उस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी का मतलब हो जाएगा ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वतः न बना सके बल्कि किसी और जीवों पर निर्भर हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि पाचन तंत्र उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो कि इसको सही से पढ़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि हमको ये भी नहीं पता होगा कि मनुष्य क्या स्वपोषी है कि परपोषी है। क्या हम लोग परपोषी हैं कि स्वपोषी हैं? परपोषी हैं। क्यों परपोषी हैं? क्योंकि हम अपना भोजन स्वतः नहीं बना सकते हैं, हमको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी और पे निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण में हम बताएं तो अगर अपना भोजन हम बनाएं तो किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पे। आप लोग कहेंगे गुरुजी झूठ बोलना है, हम लोग खुद भोजन बनाते हैं। कैसे? गैस पे चूल्हा रख के, गैस पर गैस रख लेंगे, उसके बाद से परस्पर चूल्हा रख के परस्पर भोजन बना लेंगे, तो अपना भोजन स्वयं बना रहा है ना। देखने को ऐसा लग रहा है ना चलवा, लेकिन ऐसा वो है नहीं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनाए उसी को कहते हैं स्वपोषी, जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, ओनली ऑक्सीजन और प्रकाश, मतलब प्रकाश, जिसके माध्यम से वो किसका निर्माण कर सके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके, वही होता है स्वपोषी। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण और रसायन 2 प्रकार की क्रिया करते हैं। अगर जो परपोषी होते हैं बाबू, कौन सा? प्रकाश स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे, ठीक है ना बाबू। उसके बाद से रसायन क्रिया करे, रासायनिक भी लिख दीजिए, रासायनिक लिख दीजिए, रासायनिक क्रिया, रासायनिक संश्लेषण लिख दीजिए, रासायनिक संश्लेषण सही रहेगा, क्रिया छोड़ दीजिए, रासायनिक संश्लेषण करें। देखिएगा, 2 चीज़ यहाँ पर नोटेट करना है आप लोग को कि स्वपोषी का मतलब होता है कि ऐसा जो अपना भोजन स्वयं बनाए, क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। इसमें कैसे अपना भोजन बनाता है? तो एक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, एक रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से। समझ रहे हैं? इस दुनिया में अगर याद रखिएगा, नील हरी शैवाल, क्या नाम है? नील हरी शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, नील हरी शैवाल इस संसार में सबसे पहले अगर कोई लाया O2 को, तो कौन लाया था? नील हरी शैवाल। किसने लाया था? नील हरी शैवाल। यह ही एक ऐसा जीव था जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन को लाया था। किसको लाया था? ऑक्सीजन को। समझ रहे हैं? इससे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। ये नहीं है कि नहीं था, ऑक्सीजन था, लेकिन वायुमंडल के रूप में नहीं था। जिस तरह से वर्तमान समय में ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है ना, उस तरह से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था। बस क्या पाई जाती थी? कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था। लेकिन कौन लेकर आया था? तो एक नील हरी शैवाल। किसका? उसका क्या नाम था? नील हरी शैवाल। नील हरी शैवाल, समझ रहे हैं? शैवाल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया।
इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया थे, नीलहरी शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, दूगो, नीलहरी शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, यही दो ऐसे जीव थे जिन्होंने परस्पर किसको लाया था बाबू, परस्पर ऑक्सीजन को, यानी कि O2 को पृथ्वी पर वायुमंडल में लाया था, पृथ्वी के वायुमंडल में लाया था। समझ रहे हैं, इससे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन था लेकिन 21% के हिसाब से नहीं था, जीवों के रहने लायक नहीं था। लेकिन जीवों के रहने लायक अगर कोई बनाया तो कौन बनाया था, नीलहरी शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, दो एक ही है, एक ही नाम होता है। यही एक ऐसे जीव थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन को लाने का कार्य किया था। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जब साइनोबैक्टीरिया O2 का निर्माण किए तो उसी समय पौधों का भी निर्माण होना शुरू हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद से और भी करते हैं तो पेड़ पौधे, कौन करता है, पेड़ पौधे। समझ रहे हैं, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं। उसी तरह से आप दो याद रखिएगा, एक होता है शैवाल, एक होता है टाइटन्स। क्या होता है, एक होता है शैवाल, एक होता है टाइटन्स। टाइटन्स, उसका पूरा क्या नाम होगा, टाइटन्स। लिख दें, देखिएगा, पेड़ पौधा हो गया। उसी के बाद से पहला लिख लीजिए, पहला है नीलहरी शैवाल, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा क्या लिख सकते हैं, पेड़ पौधे। तीसरा लिखें तो शैवाल, कौन सा, शैवाल। शैवाल के बाद से चौथा क्या आ जाएगा, टाइटम्स। क्या आ जाएगा, टाइटम्स, टाइटम्स। समझ रहे हैं, टाइटन्स। देखिएगा, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला अगर कोई जीव है, कोई पेड़ पौधे कोई जीव है तो क्या है, शैवाल हैं और टाइटन्स हैं। क्या है, शैवाल और टाइटन्स हैं। यह लगभग पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 90% करते हैं। कितना परसेंट, 90%। समझ लीजिए, 90% अगर कोई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में कोई भूमिका निभाता है तो कौन कौन है, शैवाल और टाइटन्स। माना जाता है, माना नहीं, प्रूफ है कि पृथ्वी पर कितना परसेंट, 71% या 70% या 71%, 71% पृथ्वी पर क्या है बाबू, जल है। यानी कि देखा जाए तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों से ज़्यादा समुद्र है, भूमि से ज़्यादा समुद्र है। और समुद्र में क्या पाई जाती हैं, शैवाल और टाइटन्स। क्या पाई जाती हैं, शैवाल और टाइटन्स। जो टाइटन्स होता है, यह समझ लीजिए एक शैवाल की भांति एक मतलब जीव होता है, वही टाइटन्स जैसे होता है। सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन उत्पन्न, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रकाश संश्लेषण करता है तो 50% कौन करता है, 50% शैवाल करता है और टाइटन्स 40% करता है। कितना परसेंट, 40%। इस बात को याद रखिएगा। समझ रहे हैं, इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि जो शैवाल होता है यह 50% किसका उत्पाद करता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। और जो टाइटन्स होते हैं यह कितना परसेंट, 40%। देखा जाए तो पेड़ पौधों से भी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कोई करता है तो कौन करता है, शैवाल और टाइटन्स। पेड़ पौधे कितना परसेंट करते हैं, तो पेड़ पौधे 10% करते हैं। समझ रहे हैं, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं कितना परसेंट, 10%। लेकिन असली प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कौन करता है, टाइटन्स और शैवाल। यह हम लोग तो पहले यही जानते थे, क्या समुद्र में कहाँ ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, होता है, नहीं होता है। लेकिन आज पता चला कि वास्तव में जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा वहाँ पे ऑक्सीजन उत्पन्न होंगे ही, होंगे कि नहीं होंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, शैवाल और टाइटन्स दो ऐसे जीव हैं जो कितने परसेंट, 90% ऑक्सीजन उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हैं। तो अभी हमको ये भी जानना होगा कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो कह सकते हैं, टाइटन के विषय में हेडिंग था तो टाइटन की जान लीजिए। टाइटन्स क्या होता है, टाइटन्स का निर्माण 2 कोशिकाओं से होकर होता है, मिलकर होता है। कितने कोशिकाओं से, 2 कोशिकाओं। शैवाल का निर्माण, शैवाल देखा जाए तो 1 कोशिकीय जीव होता है ना, लेकिन जो टाइटन्स होता है यह कौन सी कोशिकीय होता है, 2 कोशिकीय होता है। कितनी कोशिकीय, 2 कोशिकीय। यानी कि इसका निर्माण 2 कोशिकाओं से होता है। कितनी कोशिकाओं से, 2 कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। किसका, 2 कोशिकाओं का, 2 कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है बाबू, टाइटन्स का।
2 कोशिकाओं से टाइटम्स का निर्माण होता है। टाइटम जो होता है प्रकाश संश्लेषण में कितना भूमिका निभाते हैं ना 40%। कितना परसेंट 40%। समझ रहे हैं। इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो आकृति होती है वह कैसे होती है तो शैवाल की जैसा। किसके जैसा शैवाल की ही तरह, शैवाल की भांति ही इसकी भी, शैवाल की भांति इसकी संरचना होती है। किसकी टाइटम्स की। समझ रहे हैं। किसकी भांति शैवाल की भांति टाइटम्स की संरचना होती है। उस तरह से अगर फिर से हम देखें बाबू, एक चीज़ और देखना है कि रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। रसायन संश्लेषण बताया ना, तो अब तो हमको समझ आ गया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश को सोख कर, प्रकाश को क्या करे सोख ले, ऑक्सीजन को परस्पर लेकर अपना भोजन बना के अपने शरीर को संतुलित करे, अपने शरीर को चलाए, उसी को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन रसायन संश्लेषण आप लोग पहली बार रसायन संश्लेषण का नाम सुन रहे हैं, रसायन संश्लेषण। ये बताइए बाबू, संश्लेषण पहाड़ों पर हम आप लोग सुने हैं कि झीलें जो होती हैं उनकी पानी गर्म होती हैं। कई झील ऐसे हैं जिनकी पानी क्या होती हैं गर्म होती हैं, जिसको बुलर झील का नाम सुना है आप लोग। सारे पौधे में इंसान हाँ, वो जाइलम फ्लोएम पौधे में आएगा। रसायन संश्लेषण की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं रसायन संश्लेषण। तो रसायन संश्लेषण में जब आप कभी कभी जाते होंगे पहाड़ों पर, देखते होंगे सुने भी होंगे कि पहाड़ों पर जो पानियाँ होती हैं वह परस्पर गर्म होती हैं। क्या होती हैं गर्म होती हैं। तो उसमें एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती हैं। जो पानी होता है उसमें क्या पाई जाती हैं विशेष प्रकार की, इसको लिख लीजिएगा, उसमें विशेष प्रकार की एक बैक्टीरिया पाई जाती हैं। जो बैक्टीरिया होती हैं वह एक ऊर्जा छोड़ती हैं, जो अपना अब क्रिया करती हैं, पानी से परस्पर क्रिया करती हैं। तो क्रिया करने के फलस्वरूप एक ऊर्जा छोड़ती रहती हैं। क्या छोड़ती हैं ऊर्जा छोड़ती रहती हैं। और जो ऊर्जा होता है वह किस में बदल जाता है, चलो जब ऊर्जा छोड़ेंगे तो परस्पर ताप होगा, और ताप होने के कारण वह पानियाँ क्या होती हैं परस्पर गर्म हो जाती हैं। तो उसी में किसका निर्माण होता है रसायन संश्लेषण का होता है। किसका रसायन संश्लेषण का। उसके बाद से कल पढ़ा जाएगा परपोषी। क्या पढ़ा जाएगा परपोषी। अब परपोषी क्या होता है, परपोषी कैसे अपना भोजन बनाते हैं। क्या परपोषी में देखिएगा, परपोषी पढ़ने के बाद से तब हमको समझ में आएगा कि मानव का पाचन तंत्र क्या है। क्या हम लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। समझ रहे हैं। हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। कई बार पेपर में पूछता भी है कि क्या मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है। यह छोटे मोटे पेपरों में नहीं पूछेगा, यह बड़े बड़े पेपरों में पूछेगा, जो कि आप आगे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का। समझ रहे हो ना। अब सर्वाहारी है कि शाकाहारी है, तो कल ही तुम सिद्ध करके खुद बताओगे कि सर नहीं मनुष्य शाकाहारी है, नहीं सर मनुष्य मांसाहारी, नहीं सर मनुष्य शाकाहारी, नहीं सर मनुष्य सर्वाहारी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मनुष्य केवल और केवल मांसाहारी है। कभी कहीं ये देखने को मिलता है मनुष्य केवल और केवल नरभक्षी है। क्या है नरभक्षी। अब नरभक्षी क्या होता है, मतलब मनुष्य अपनी ही जात के लोगों को खा लेता है। समझ रहे हो। सेंट्रल द्वीप का नाम सुने हो, सेंट्रल द्वीप भारत का है, कुछ ऐसा हिस्सा उसमें पाए जाते हैं ना। अरे दादा मर गई ना, टांग के ले चल। ठीक है ना, चलो टांग आज का, हाँ दादा भी मरी आ गई ना, टांग के ले चल ले, आज इन्हीं के बना के खा लीजिए। हाँ सेंट्रल द्वीप है। चलो जो कि यहाँ बहुत तगड़ा आदमी रहते हैं सब। समझ रहे हो ना। कभी कभी सुनने को मिलता है ना नागालैंड के का नहीं, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे थे तो हम सुनते थे लोग कि नागालैंड के लोग खाते हैं लोग मनुष्य को। समझ रहे हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नागालैंड के लोग नहीं खाते हैं। अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं ना चलवा, जहाँ पर वहाँ अपने पूर्वजों को ही का ख़त्म, जब देखो बुखार जोड़ैया छोड़ गई बुढ़ा गई ना, फ्राई कर ही नहीं, आज खा रही। समझ गया चलवा कैसे खाते हैं सब, मूड फ्राई। समझ रहे चलवा, हाथ फ्राई आँख फ्राई कान फ्राई। समझ रहे हो ना चलवा, कैसे लगता होगा। लेकिन चलिए ये आप डिसाइड कीजिएगा कि मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।